बैंक्स आपके पैसों को निगलता जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बैंक में रखा हुआ आपका पैसा धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और आपको पता भी नहीं है कि कैसे आप गरीब होते जा रहे हो। जिस तरह आपने बचपन में लूडो तो खेला होगा और उसमें था एक सांप सीढ़ी का खेल। आपको याद ही होगा उसमें किस तरह मेहनत मशक्कत करके हम ऊपर पहुँचते थे और 98 पर एक सांप होता था जो अगर हमें काटे तो हम सीधे नीचे आ जाते थे और हमारी किस्मत भी इतनी बुरी होती थी कि 10 में से 8 बार तो 98 आ ही जाता था। अब ये लूडो का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि फाइनेंस के गेम में हम एक एक रुपया इकट्ठा करके ऊपर पहुंचते हैं और इस गेम में 98 पर बैठे हमारी बैंक्स जो आपको बहुत जल्दी नीचे गिराने वाली है, क्योंकि आप अनजाने में ऐसी गलतियां कर रहे हो जिसका नुकसान आपको फ्यूचर में झेलना पड़ेगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे बैंक्स और बैंक में रखा हुआ आपका पैसा आपको गरीब बनाने वाला है और आने वाले इन्फ्लेशन की वजह से कैसे आप पूरी तरीके से गरीब हो जाओगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1, व्हाई नॉट टू कीप योर मनी इन द बैंक्स। दोस्तों, बहुत से बैंक्स आपको लालच देते हैं कि आप उनके बैंक में अपना पैसा रखो और उसके बदले में वो आपको इंटरेस्ट देने का वादा करते हैं, जिससे ज्यादातर लोगों को लगता है इससे हमारा पैसा ग्रो होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि आपका पैसा नंबर्स में तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी वैल्यू एंड परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। अगर हम एक स्टडी के हिसाब से देखें तो बैंक सेविंग अकाउंट पर अप्रोक्स 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट देती है। वही हम महंगाई को देखें तो वो 7.8% तक हर साल बढ़ती है। मैं आपको यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। मान लो आज जो चीज 1000 रुपए में मिल रही है वही सेम चीज को अगले साल आप खरीदने जाओगे तो आपको 1080 रुपए उसके लिए देने पड़ेंगे और वही अगर आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए सेव है तो अगले साल उसकी वैल्यू 1030 रुपए ही रह जाएगी। दोस्तों, इन्फ्लेशन वो चीज है जो हर साल आपके पैसों की परचेजिंग पावर को कम कर देती है। और एक एग्जांपल लेते, जरा आप अपने आसपास की चीजों को देखो। पेट्रोल के दाम, सब्जियों के दाम, बेसिक नीड्स या फिर कोई और चीजें, इनकी प्राइस हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन ना चाहते हुए भी हमें ये सारी चीजें खरीदनी पड़ती है। पर क्या बैंक्स इस बढ़ती महंगाई में हमारी मदद करती है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। दूसरों के पैसों पर कमाई करने वाली ये लोग जो हर डिपॉजिट पर 15 से 16% तक अर्न करते हैं, जिसकी वजह से सामान का रेट 80 रुपए हो जाता है पर उसे खरीदने के लिए हमारे पास 30 रुपए ही बचते हैं। और फिर यही से शुरू होता है डेब्ट का ट्रैप, जिसमें आप ना चाहते हुए भी लोन ले लेते हो और अंत में जो चीज आपके लिए बचती है उसका नाम है गरीबी। बहुत से लोग कहेंगे 2 से 3% तो मिल रहा है, पैसा घर में रखने से तो अच्छा ही है, ऊपर से बैंक सबसे सेफ भी है। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के चक्कर में आप सिर्फ 2 से 3% ही देखते हैं और अपने पैसों की परचेसिंग पावर को कम करते चले जाते हैं और ऐसा करके आप बैंक्स को तो अमीर बना रहे हो पर खुद गरीब होते जाते हो। अब ऐसे में एक चीज जो आपकी हेल्प कर सकती है एंड दैट इज इम्प्रूव योर कैश फ्लो, और यही है हमारा पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज कैश फ्लो। दोस्तों, हमारा समाज 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, पुअर क्लास, मिडिल क्लास एंड रिच क्लास। दोस्तों, ये बिल्कुल मत समझना कि ये भेदभाव मैंने किया है, ये तो लोगों ने खुद अपने कैश फ्लो के आधार पर किया है। कैश फ्लो का सीधा सा मतलब है पैसों का आना और जाना, यानी आपका पैसा कहाँ से आता है और आप उन पैसों को कहाँ पे खर्च करते हो। इंडिया में पुअर एंड मिडिल क्लास के लोग बस ये जानते हैं कि कैश फ्लो का आउटफ्लो कैसे किया जाता है, यानी कि पैसे खर्च कैसे किए जाए, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि पैसे आएंगे कहाँ से। इसलिए इन्हें लगता है कि इस बढ़ती हुई इन्फ्लेशन में बैंक से ही हमारी मदद कर सकती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई में सबसे ज्यादा कौन मदद करता है, आइए जानते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। पहला है रघु जो लोअर फैमिली से बिलोंग करता है, दूसरा है अभी जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और तीसरी है जया जो रिच फैमिली से तो नहीं लेकिन रिच माइंडसेट से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले रघु जिसकी इनकम सबसे कम है, उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना तो छोड़ो, 2 वक्त की रोटी चल जाए वो भी बड़ी बात है। फिर आते हैं अभी जैसे लोग यानी मिडिल क्लास, जिनकी पॉपुलेशन इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अभी की मंथली सैलरी 30,000 रुपए है, जिसमें से वो अपने घर के खर्चे, ऐसो आराम और मेडिकल में खर्च कर देता है। इन सब खर्चों के बाद जो मंथली पैसा बचता है उसे वो एफडीज में डाल देता है, यानी सारी सेविंग बैंक्स के पास है। तीसरी आती है जया जो रिच माइंडसेट से बिलोंग करती है। जया को बचपन से सिखाया गया है कि पैसों को हमेशा बैंक में नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट
करना चाहिए जहाँ पैसों से पैसा बन सके, यानी इन्वेस्ट करने के साथ साथ उसके ऊपर रिटर्न भी मिलते रहे। इसलिए जया अपनी मंथली सैलरी से 50% बेसिक नीड्स में और बचा हुआ अमाउंट ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है जहाँ से उसे 10 से 12% रिटर्न आराम से मिल सके, और वो अपना मेन फोकस कैश आउटफ्लो पर नहीं बल्कि कैश इनफ्लो पर रखती है। अब अगर महंगाई बढ़ी तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सर्वाइव कर पाएगा? इसका आंसर मुझे आप कमेंट में जरूर बता देना। जया जैसे लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो रिक्वायर अमाउंट को ही बैंक में रखते हैं और बाकी का बचा पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उन्हें माइंड ब्लोइंग रिटर्न मिले। कुछ ऐसे डिजिटल एसेट्स बिल्ड करते हैं जिससे उन्हें कभी भी कैश फ्लो की चिंता करने की कोई जरूरत ना पड़े। कौन से वो एसेट्स है, चलो जानते हैं। रूल नंबर 3, रियल एस्टेट एंड रिट्स। अब यहाँ पे हम बात करें एसेट्स आर बेटर देन बैंक्स, तो रियल एस्टेट एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। दोस्तों अगर हम 10 साल पहले की बात करें, 50 साल पहले की बात करें या फिर 100 साल पहले की बात करें, अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट की बात करें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका पैसा लॉस में कभी नहीं जाएगा। बट हमें यह चीज लॉन्ग टर्म में देखनी है, शॉर्ट टर्म में नहीं, क्योंकि यही एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही दिए है। साथ ही रियल एस्टेट का फायदा ये भी है कि हमें मंथली रिटर्न भी मिलता रहता है, वो भी रेंटल इनकम के रूप में, जिससे आपका कैश फ्लो मेंटेन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती। और तो और रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड का एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि उनके रिच डैड सुपर रिच इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने रियल एस्टेट को ही अपना सक्सेस का मंत्र बनाया था, और धीरे धीरे वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करते चले गए और उससे मिलने वाला रेंट से उन्होंने अपना सारा लोन पे ऑफ कर दिया और इन्फ्लेशन को भी उन्होंने बीट कर दिया, क्योंकि बढ़ती महंगाई के साथ साथ रेंट भी तो बढ़ता है। लेकिन दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है और वही हमारे पास नहीं है। और अगर आप डेब्ट या लोन लेने से डरते हो तो ऐसे में रिट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपकी मदद कर सकता है। रिट्स एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। इसमें एक कंपनी में कई सारी प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और उससे मिलने वाला रेंट को इन्वेस्टर में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो और लोन वगैरह लेकर कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो तो आप रियल एस्टेट के कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ का रेंट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होता है, जिसमें आप आसानी से लिया हुआ लोन पे ऑफ कर सकते हो और एक टेंशन फ्री फ्यूचर प्लान रेडी कर सकते हो। रिट्स में अप्रोक्स 10 से 14% का रिटर्न मिल सकता है और उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट मात्र 10,000 रुपए से ही स्टार्ट कर सकते हो। अब आता है लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल नंबर 4, स्टॉक वर्सेस इंडेक्स्ड फंड वर्सेस एफडीज। दोस्तों रियल एस्टेट के बाद आप 10 से 15 या 20% तक का रिटर्न कमाना चाहते हो तो इसका सीधा आंसर है स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं। कुछ लोग इसे गैम्बलिंग समझ लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ी नॉलेज होती है, लेकिन कोई कहता है ये वाला स्टॉक अच्छा है, कोई कहता है इंडेक्स फंड अच्छा है और तो और कोई कहता है कि म्यूचुअल फंड अच्छा है, और बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब बेकार है और बैंक्स की एफडी सबसे अच्छी है। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ स्टॉक अच्छा है या इंडेक्स फंड अच्छा है या फिर बैंक्स की एफडी जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगी। ऋषभ, जग्गी और अमित ये 3 दोस्त होते जो अपने लाइफ के हर एक मोमेंट को आपस में शेयर करते। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद फाइनली उन तीनों को एक जॉब मिल जाती है, जिसमें ऋषभ को सबसे अच्छी जॉब मिलती है जिसको 1 लाख रुपए पर मंथ का पैकेज मिलता है। वही जग्गी 40,000 पर मंथ कमाता है और अमित भी लगभग 40,000 पर मंथ ही कमाता है। अब ऋषभ ठहरा थोड़ा रिस्क मेकर, वो 10,000 पर मंथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। वही जग्गी थोड़ा स्मार्ट था, उसके पास ऋषभ जितना पैसा तो नहीं था और स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी कम थी, इसलिए उसने सबसे सिंपल इंडेक्स्ड फंड को चूज किया और अपनी सैलरी में से 6,000 रुपए पर मंथ इंडेक्स्ड फंड में इन्वेस्ट करने लगा। अब अमित इन दोनों से सबसे ज्यादा स्मार्ट निकला। उसने सोचा स्टॉक मार्केट एंड इंडेक्स्ड फंड तो गैम्बलिंग जैसा होता है, इसलिए उसने कई साल 5 लाख रुपए सेव किए और बैंक्स में उसकी एफडी करवा दी। अब धीरे धीरे टाइम निकलता गया और तीनों अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहे। जब उनकी इन्वेस्टमेंट को 25 साल हो गए तो उनकी इक्वेशन कैसी थी चलिए जानते। इस चार्ट में आप देख सकते हैं ऋषभ हर महीने स्टॉक में 10,000 रुपए सेव करता था और वो भी 25 सालों के लिए, और 18% रेट ऑफ रिटर्न के साथ उसकी टोटल अमाउंट की वैल्यू हो जाती है 5 करोड़ 82 लाख रुपए। वही जग्गी जिसने हर मंथ 6,000 रुपए इंडेक्स्ड फंड में इन्वेस्ट किए थे, जहाँ से उसे लगभग 13% का रेट ऑफ रिटर्न मिला था, तो 25 साल बाद उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी 1 करोड़ 36 लाख रुपए। और अमित ने एफडीज में 5 लाख रुपए लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट किया था, जिसका रेट ऑफ रिटर्न होता है लगभग 7%, इसलिए उसकी 25 साल बाद टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 27 लाख रुपए।
रुपए। तो अगर दोस्तों आप महीने के 15 से 20 हजार रुपए या उससे भी कम अर्न कर पा रहे हो तो अभी आपके लिए बहुत अच्छा समय है इन्वेस्ट करने का। बैंक में सारा पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय उसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।